जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। यह वीडियो जो है प्राचीन इतिहास का जो वीडियो सीरीज चल रहा है उसी का अगला पार्ट है, जिसमें हम लोग गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। यह वीडियो पॉकेट जीके जो कि खौन सर द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे देखते हैं। आइए हम लोग गुप्त साम्राज्य देखते हैं, जिसका कार्यकाल 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। दोस्तों, बिहार का कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है गुप्त साम्राज्य से। आइए, मौर्य वंश के पतन के बाद लंबे समय तक भारत के एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत के 3 कोनों से 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नागशक्ति, दक्कन में बकाटक और पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासक उदित हुए। भारतीय इतिहास में आठवीं वर्तमान में मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर तथा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। यह गुप्त वंश में था, जो वनों की अधिकता के कारण आठवीं यानी वन साम्राज्य कहलाता था। गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी के अंत के प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश एवं बिहार में था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्रा एवं अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। देखिए, गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पहले का काल राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी था। इसने महाराजा की उपाधि धारण की, क्योंकि महाराज उस समय सामंतों की उपाधि थी। चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 ईस्वी से 319 ईस्वी था। आइए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 से 335 ईस्वी था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इतिहास में नए संवत 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। इसने सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं, राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के और श्री सिक्के चलाए। देखिए, राजा रानी की सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आइए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे महान शासक था। देखिए, इस वंश के सबसे महान शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी एवं आक्रमणकारी शासक था। इसने उत्तर भारत आर्वत के 9 शासकों को पराजित किया था, दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था। देखिए, आर्वत के 9 शासक और दक्षिणापथ के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने इसका विलय गुप्त साम्राज्य में नहीं किया। समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को पराजित किया, उनसे भी कर वसूला। इसने लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। देखिए, भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है, जो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे कहा था। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ, विद्या के संरक्षक था। उसने सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्र चित्रित किया था। बीना बजाते हुए कविराज की उपाधि प्रदान की गई। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। देखिए, समुद्रगुप्त जो हो जाएगा विष्णु का उपासक था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था। हरिसेन ने ही इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया, जिसकी भाषा संस्कृत था। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। रामगुप्त के समय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने आक्रमण किया था।
उसकी पत्नी ध्रुवा देवी को अपने शिविर में भेजने की मांग की तो इसकी सूचना चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलने पर उसने एक षड्यंत्र रचा। स्वयं ध्रुवा देवी के भेष में रुद्र सिंह तृतीय के शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी और ध्रुवा देवी से विवाह किया। रामगुप्त की हत्या कर दी गई, राजगद्दी पर बैठ गया। इसकी जानकारी हमें विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। देखिए, देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक विशाखदत्त हैं। आइए अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। इसका कार्यकाल 380 से 413 ईस्वी था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। इसने अपनी पुत्री प्रभा देवी का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। देखिए, बकाटक नरेश रुद्रसेन से प्रभावती गुप्ता का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। कालिदास ने मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीय, माल विकाग्नमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना किया। यह इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक में राजा दुष्यंत शकुंतला की प्रेम विरह कथा है। यह दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र पुस्तक का संकलन गुप्त काल में किया गया है। इसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा हैं। गुप्त काल का महान ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री बराहमिहिर था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया जो गुप्तकालीन धातु का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री उपाधियां विक्रमांग, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किया था। फाहियान भारत स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से पुनः लौटा था। अनुश्रुतियों के अनुसार इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न कहा गया। अब चंद्रगुप्त के नवरत्न के बारे में देखते हैं। नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह, घटकपर, धनवंतरी, बराहमिहिर, बरुरुचि, बेताल भट्ट, शंकु और छपनक थे। देखिए, यह नवरत्न को आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछतेगा चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा नवरत्न इनमें से नहीं थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदीप विग्राहक वीरसेन शैव था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के केंद्र थे। देखिए, विद्या के प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। कुमार महेंद्रादित्य, देखिए कुमार महेंद्रादित्य का कार्यकाल जो हो जाएगा 415 ईस्वी से 454 ईस्वी था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य राजगद्दी पर बैठा। बिलसट अभिलेख से कुमारगुप्त के शासक की प्रथम तिथि 415 ज्ञात होती है। कौन सा अभिलेख से? बिलसट अभिलेख से। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी। 623 मुद्राएं बयाना मृद भंड से मिली है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र आदि उपाधि धारण किया। आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिससे निपटने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा। पुष्यमित्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। अब स्कंदगुप्त के बारे में जानते हैं। 455 ईस्वी से 667 ईस्वी इसका कार्यकाल था। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा और शासक बना। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही हुनों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी स्कंदगुप्त की जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मल्लेच्छ कहा गया। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर, देखिए स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र
चक्रपालित को सौंपा था। चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त को कहोम अभिलेख में इसकी उपाधि सक्रादित्य थी। आगे देखते हैं। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। तोरमन हुनों का महत्वपूर्ण शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चीनी यात्री सुंग युंग 6ठी शताब्दी में भारत आया था। देखिए, चीनी यात्री संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। प्राचीन समय में शतरंज खेल बहुत लोकप्रिय था। अब गुप्त शासक के बारे में कुछ उपाधि देख लेते हैं। देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि श्रीगुप्त ने धारण किया। महाराज की उपाधि घटोत्कच ने धारण किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक एवं कविराज की उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य एवं विक्रमांक की उपाधि धारण किया। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य और सक्रादित्य की उपाधि धारण किया। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण किया। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय व्यवस्था या प्रशासन देखिए, देश को राष्ट्र कहा गया, भुक्ति को राज्य कहा गया, विषय को संभाग कहा गया, बीसी को जिला कहा गया, पेठ को तहसील कहा गया, ग्राम को ग्राम कहा गया। देखते हैं, पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमारा मात्र कहा जाता है। गुप्त काल में कुमारगुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारों के क्रियाकलापों का वर्णन है। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, लेकिन वाणिज्य करों की संख्या घट गई। देखिए, गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, लेकिन वाणिज्य करों की संख्या घट गई। गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से घटाकर 1/6 कर दिया गया। 1/4 से बढ़ाकर 1/6 भाग लिया जाता था। करों के अदायगी दोनों के रूपों हिरण्य, जिसे नगद कर कहा जाता, में अन्न में लिया जाता है। देखिए, कुछ प्रमुख करों का नाम निम्नलिखित है। देखिए, भाग से भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग लिया जाता था। उद्रंग से एक प्रकार का यह भी भूमि कर है। आगे देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। देखिए, भोग, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल आदि की भेंट को भोग कहा गया। ऊपरी कर किसे कहा जाता था? एक प्रकार के भूमि कर को ऊपरी कर कहा गया। भूताबात प्रत्यय, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर को भूताबात प्रत्यय कहा गया। शुल्क किसे कहा गया? सीमा एवं बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाले कर को शुल्क कहा गया। आगे देखते हैं, हलीब कर या हल कर या हल दंड, हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा यह कर दिया जाता था। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण था। देखिए, गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कार्य करने वाले को कायस्थ कहा गया, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया था। कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? याज्ञवल्क्य ने किया था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा गया। चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध विजय के आरंभ में किया गया। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को पराजित किया था, उसके खुशी में चांदी के सिक्के जारी किया गया था। गुप्त साम्राज्य को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है या हिंदुत्व का स्वर्ण युग। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। प्रथम सती होने का प्रमाण या साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एनन अभिलेख से मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कटुन्नी कहा गया है। गुप्त शासकों का व्यक्तित्व धर्म वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया गया। गुप्त वंश के राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद मंदिर पर विष्णु ध्वज की स्थापना किया। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद है।
गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया। देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर में सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया। गुप्तकालीन मंदिर के बारे में देख लेते हैं। पार्वती मंदिर जो हो जाएगा, यह मध्य प्रदेश नचना कुठार से प्राप्त हुआ है। शिव मंदिर भुमराखो नगोदा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। विष्णु मंदिर यह जो जगह तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। ईंटों द्वारा निर्मित दशावतार मंदिर जो जगह देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कौनपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। यह इस प्रकार गुप्तकालीन मंदिर देख लिए। अब रूप भित्ति चित्रकारी का प्रयोग सर्वप्रथम अजंता एलोरा की गुफाओं में किया गया है। इसमें सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अजंता एवं एलोरा में प्रतिपादित दृश्य जातक कथाओं के बनाए गए हैं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। इसकी संख्या 29 है। वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्तकालीन है, जिसमें 16 में मरनासन राजकुमारी का चित्र है। यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुफा संख्या 16 में मरनासन राजकुमारी का चित्र है और गुफा संख्या 17 में चित्र को चित्रशाला कहा गया है, जिसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। आगे देखते हैं गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए, कुछ विद्वान हैं और उसके पुस्तक हैं। ये सब गुप्तकालीन है। देख लेते हैं। देखिए, आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट थे। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता एवं लघु संहिता पुस्तक के लेखक ब्राह्मणीर थे। बृहद भास्कर एवं लघु भास्कर पुस्तक के लेखक भास्कराचार्य प्रथम थे। बरहम स्फुट सिद्धांत खंडन खाद के लेखक ब्रह्मगुप्त थे। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक भास्कराचार्य द्वितीय हैं। अष्टांग हृदय के लेखक बौनभट्ट हैं। हस्ती आयुर्वेद के लेखक पलकार्व हैं। देखिए, इसमें कुछ पुस्तक नया है जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वह इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में हुई। इसमें सूत्र नुस्खे उपचार विधियां दी गई है। आर्यभट्ट गुप्त काल का सबसे बड़े गणितज्ञ थे। पृथ्वी की त्रिज्या का मान बताया और गणित एवं खगोल शास्त्र को अलग किया। देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या का मान सबसे पहले आर्यभट्ट द्वारा बताया गया था। ब्राह्मणीर ने फलित ज्योतिष कुंडली पर बल दिया था। अब गुप्तकालीन साहित्य के बारे में देख लेते हैं। कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा गया। देखिए, भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग गुप्तकालीन वंश को कहा गया। धार्मिक साहित्य रामायण एवं महाभारत के अंतिम रूप का भी संपादन गुप्त काल में ही हुआ है। देखिए, रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संपादन भी गुप्त काल में ही हुआ है। अब आगे देखते हैं। गुप्तकालीन साहित्य एवं रचनाकार हैं। देखिए, कुछ पुस्तक हैं, उसके लेखक देख लेते हैं। देखिए, ऋतु संहार के लेखक कालिदास थे। मेघदूतम के लेखक भी कालिदास। कुमार संभव के लेखक भी कालिदास। रघुवंशम के लेखक कालिदास। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी पुस्तक के लेखक कालिदास हैं। अब आगे देख लेते हैं। नागानंद के लेखक हर्षवर्धन थे। रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन थे। अब आगे देख लेते हैं। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। चारुदत्त के लेखक महाकवि भास थे। स्वप्नवास के लेखक महाकवि भास थे। आरुभंग के लेखक महाकवि भास थे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह थे। चंद्र व्याकरण के लेखक चंद्रगोमी हैं। नीतिसार के लेखक कामंदक हैं। कौमसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। योगाचार के लेखक वसुमित्र या वसंग है। चरक संहिता के लेखक चरक हैं। किरातु अर्जुनियम के लेखक भारवी हैं। न्याय अवतार के लेखक सिद्धसेन हैं। 10 कुमार चरित्रम के लेखक दंडी हैं। रावण वध के लेखक वत्स भट्टी हैं। इस प्रकार हम लोग गुप्त वंश के बारे में देख लिए थे। अब वकाटक वंश के बारे में देखते हैं। वकाटक राजवंश। देखिए, 3री शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में
बकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित एवं सुसंस्कृत था। बकाटक राजवंश के विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। उसका मूल निवास स्थान विदर्भ था। इस वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन अजंता गुफालेख से किया गया है। बकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। बकाटक वंश में परवरशिल प्रथम ने ही एकमात्र शासक ने सम्राट की उपाधि धारण किया था। देखिए, बकाटक वंश में परवरशिल प्रथम ने एकमात्र शासक ने सम्राट की उपाधि धारण किया था। परवरशिल बिंद शक्ति का पुत्र थे। परवरशिल का परवीर के नाम से भी उल्लेख मिलता है। आइए बकाटक साम्राज्य की शाखा देख लेते हैं। देखिए, बकाटक साम्राज्य की शाखा को दो भागों में बांटा गया, प्रधान शाखा और वसीम शाखा। प्रधान शाखा के रुद्रसेन प्रथम संस्थापक थे और वसीम शाखा के संस्थापक जो जगह सर्वसेन थे। आगे देखते हैं, पुराणों से पता चलता है कि परवरशिल प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया, एक वाजपेयी यज्ञ तथा फिर वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करवाया था। बकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ये भगवान शिव विष्णु के उपासक थे। रुद्रसेन प्रथम को बकाटक अभिलेख में महाभैरव का उपासक बताया गया है। देखिए, रुद्रसेन प्रथम प्रधान शाखा के थे, जिसको बकाटक अभिलेख में महाभैरव का उपासक बताया गया। आगे देखते हैं, बकाटक वंश में पृथ्वीसेन द्वितीय का काल शांति और समृद्धि का काल था। बकाटक लेख में उसे अत्यंत पवित्र एवं धर्म विजयी शासक कहा गया, जो आचरण में युधिष्ठिर के समान था। बकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। देखिए, बकाटकों के प्रधान शाखा की अंतिम शासक जो जगह पृथ्वीसेन द्वितीय था। आगे देखते हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। बकाटक राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में स्थित था। देखिए, गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में बकाटक राज्य था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए इस संबंध को स्थापित किया था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन का संरक्षक और शासक दोनों प्रभावती गुप्ता ने संभाला। यह काल बकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। आगे देखते हैं, सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना परवरसेन द्वितीय ने की थी। बालाघाट अभिलेख में परवरसेन द्वितीय को परम भागवत कहा गया। देखिए, सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना परवरसेन द्वितीय ने किया था। बालाघाट अभिलेख में परवरसेन द्वितीय को परम भागवत कहा गया। आगे देखते हैं, हरिसेन बकाटक वंश का अंतिम शासक था। वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। संस्कृत के विदर्भ शैली का पूर्ण विकास बकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। इस वंश के शासक कला प्रेमी तथा विद्या और साहित्य के उदार संरक्षक थे। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक परवरसेन द्वितीय के राजसभा में निवास करता था। वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। अजंता की 17वां गुहा विहार 19वें गुहा चैत्य का निर्माण बकाटक के शासनकाल में हुआ। इस प्रकार हम लोग बकाटक राजवंश के बारे में देख लिए। अब अगला वीडियो में पुष्यमिति वंश या वर्धन वंश से देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।